हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट 4 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, बस आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को बताना जारी रखिए ताकि हम आपकी तैयारी को सही से ट्रैक कर पाएँ। अब हमारा जो ये यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी के लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शन वाइज हो या फिर कंप्लीट टेस्ट सीरीज हो, फुल लेंथ टेस्ट वाली। इसके अलावा ये जो फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल रहा है उसकी पीडीएफ मिलेगी और आपके हर एक डाउट को वहाँ पे सोल्व किया जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर हियर। इसके अलावा बात करते हैं हम हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ पे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और हिट आप करिए बेल आइकन को। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो लोकस्ट अटैक जो हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है LWO, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ डेजर्ट लोकस्ट का एक ग्रुप है वो नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट होकर पहले अफ्रीका आया, उसके बाद यूरोप आया और उसके बाद एशिया में एंटर हुआ। क्या ये बात सही है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। लोकस्ट अटैक जो अभी रिसेंटली राजस्थान को क्रॉस करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पे एंटर किया है, वो अटैक अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद भारत में पाकिस्तान से एंटर हुआ। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद बताया गया है कि जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं उनको शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास होपर्स जो हैं उन्हीं के काइंड का एक ये होता है। बस दीज विंग्ड इंसेक्ट्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल होपर्स। जो नॉर्मल होपर्स होते हैं उनसे ये डिफर करते हैं। क्या ये बात सही है? ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अर्थात अगर आपको हिंदी में अगर इसको समझना है तो रेगिस्तानी जो ये आप टिड्डियों की हम बात करते हैं, ये एक छोटी सींग वाली घास की तरह ही होती है। और ये जो नॉर्मली जो होपर्स होते हैं, जो सामान्य कीड़े होते हैं, उनसे अलग होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा इन लोकस्ट का अटैक जो है राजस्थान में इससे पहले रिपोर्ट किया गया था, ऐसा अटैक 1993 में। ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बताया गया है कि जो ये लोकस्ट अटैक हुआ है इसको कौन मॉनिटर करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो उस रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यहाँ पे दिया गया है LWO, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये मिलकर इसको मॉनिटर करती है, इनका सर्वे करती है, इनको कंट्रोल करने के तरीकों को आप ये कह सकते हैं ढूंढती है। और रिसेंटली जो ये अटैक हुआ है तो इनको सबसे ज़्यादा मेन फोकस में रखना होता है राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स को, लेकिन रिसेंटली ये हुआ है राजस्थान के अंदर, उसके बाद इन्होंने एंटर किया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं वो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी और डी, यानी कि इसका राइट आंसर है 2, 3, 4। तो बी इसका सही आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है NRIDA, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है। तो सी इसका राइट आंसर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो NRIDA जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका किस प्रकार का काम है वो मैंने यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए लिखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अकाउंटिंग से और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अकाउंटिंग होती है उसके अंदर लीजर अकाउंट्स जो होते हैं वो उनके बारे में आप सही स्टेटमेंट बताइए और वो होते क्या है वो बताइए। तो पहले हम समझते हैं कि ये अकाउंट स्पेसिफिकली जो हम इनको लीजर अकाउंट बोलते हैं वो होते क्या हैं। तो ये बैलेंस शीट और आय विवरण लेन देन के लिए बही खाता प्रविष्टियों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला खाता है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको बुक कीपिंग के लिए यूज किया जाता है, जो उसके बुक कीपिंग के अंदर जो एंट्रीज होती है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ट्रांजेक्शंस। जो ये ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देन इट keeps a permanent record of all financial transaction in a classified manner। आप एक वर्गीकृत तरीके से आप किसी एक चीज़ को क्लासिफाई करके अपने रिकॉर्ड्स को परमानेंट तरीके से रख सकते हैं,
इस अकाउंटिंग के एक फॉर्म में, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। देन थर्ड, लेजर अकाउंट्स हेल्प्स टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ये बात भी यहाँ पे सही है कि जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसकी उसकी जब तैयारी की जाती है, उसको जब बनाया जाता है, तो उसके अंदर हम लेजर अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं। और थर्ड भी यहाँ पे सही है। देन लेजर के कोई उप प्रकार नहीं होते, उसके उप प्रकार होते हैं। अब पहले वो डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। तो आपको डेबिटर्स मिलता है, क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट मिलता है, और फाइनली जनरल लेजर। तो ये 3 अकाउंट हमने यहाँ पे इसके टाइप देखे। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो यहाँ पे गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो डी इसका सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपको फिर से यहाँ पे पूछा गया है आपको अकाउंटिंग से। अब कुछ आपको काइंड ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको सही ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो पहला बताया गया है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपका जो ग्रोस प्रॉफिट होता है उसको आप जो है उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद जब अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो उसको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कितना नेट प्रॉफिट हुआ है उसके लिए यूज करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। फिर फाइनली कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? दैट इज अ जनरल लेजर अकाउंट दैट इज यूज टू रिकॉर्ड द ओनर्स कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ए इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बी, सी, देन ए। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन मिलेगा बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच रिफॉर्म्स वर सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो था उसके अंदर कौन से सुधार जो थे उनका सुझाव दिया गया था। तो पहला सुझाव जो लखनऊ पैक्ट में दिया गया था वो था सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। देन जो जुडिशरी है उसका एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना, ये एक सजेशन दिया गया था। और इसके अलावा एक सजेशन ये था कि जो इम्पीरियल जो विधान परिषद है या फिर आप कह लीजिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके अंदर आधे सदस्य जो हैं वो इंडियंस हों, ये एक और सुझाव वहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फोर्थ यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसके अंदर 2/3 जो हिस्सा है वो भारत के मुस्लिमों को दिया जाना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, 2/3 नहीं, वहाँ पे कहा गया था 1/3। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा 1, 2 एंड 3, इट मीन्स सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 के रिलेटेड। और क्वेश्चन में पूछा गया है इसके बारे में दिए गए कथनों से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कहा गया है यूनिवर्सिटीज़ वर गिवन द राइट ऑफ टीचिंग अलोंग विद द राइट ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। अब यूनिवर्सिटीज़ को ये अथॉरिटी भी दे दी गई थी कि अब वो साथ में पढ़ा भी सकते हैं। अब अगर आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जब से इस एक्ट के बाद देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाएंगी, उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का काम, स्टडीज़ भी हो सकेंगी, ये उस एक्ट में कहा गया था। ये बात सही है। उसके बाद अप टू दिस मोमेंट द नंबर ऑफ द सीट्स इन द सीनेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी वर नॉट फिक्स्ड एंड द गवर्नमेंट यूज टू मेक लाइफ लॉन्ग नॉमिनेशंस। ये बात भी यहाँ पे सही है कि इससे पहले जो इसका विश्वविद्यालय का जो सीनेट हुआ करता था उनकी संख्याओं का भी कोई आप ये कह सकते हैं एक फिक्स निर्धारण नहीं था, और जो वहाँ पे लोग नियुक्त किए जाते थे उनको सरकार अपने हिसाब से नियुक्त कर सकती थी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। उस एक्ट के बाद उसमें कुछ बदलाव हुए और दिस इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीनेट। इसी के साथ जो सीनेट के संविधान है उसमें चुनाव के सिद्धांत को पेश किया गया। ये बात भी सही है, अर्थात अब से अब सरकार नॉमिनेट नहीं करेगी, वहाँ पे चुनाव के सिद्धांत को पेश किया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उसके बाद कहा गया है
कि विश्वविद्यालयों की सीनेट में सीटों की संख्या को इसमें परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि सीनेट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होंगी और कितनी सीटें होंगी उन सबको वहाँ पे डिफाइन किया गया था इस एक्ट के द्वारा। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो आपके तीनों स्टेटमेंट स्टार्टिंग के सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक हिस्सा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो हमारी सरकार है वर्तमान, उनकी जो हेल्थ पॉलिसी है उसी के अंडर क्या ये एक प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है या आयुष्मान योजना जो है उसको लॉन्च किया गया है, ये बात सही है। देन उसके बाद जो हमारे पिछले जितनी भी चिकित्सा शर्तें थी, जो योजनाएं थी उनके लिए, उनको इसके तहत कवर किया गया है, ये बात भी सही है। देन परिवार का आकार 4 सदस्य तक ही होना चाहिए अगर आपको इस योजना का फ़ायदा उठाना है, तो क्या ये बात सही है? ये गलत है, क्योंकि परिवार की साइज जो है उस पर कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं रखी गई है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देन फोर्थ वन इज इट प्रोवाइड कैशलेस एंड पेपरलेस सर्विस टू इट्स बेनिफिशरीज एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। तो आपको जहाँ पे सेवा मिलेगी वहाँ पे आपको कैशलेस और पेपरलेस सेवा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसी के साथ इसका राइट आंसर हुआ सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे कुछ एक्ट हमें दिए गए हैं वर्तमान में या हाल फिलहाल में, करंट न्यूज़ से रिलेटेड है, और वो एक्ट जो है वो कौन सी एक मिनिस्ट्री के अंडर जो है स्पेशली आता है वो पूछा गया है। तो पहला एक्ट है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द मैरिज एक्ट 2019। ये एक्ट आपको पता होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो ये एक्ट आता है कानून और न्याय मंत्रालय के अंडर, तो 1 2 सी यहाँ पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है, ये किसके अंदर आता है? तो ये आप देख सकते हैं पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, इट मीन्स ये आएगा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के अंडर ये आएगा। तो 2 यहाँ पे आंसर होगा। देन बचा कौन सा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अंडर, तो बी यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो CAB इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट अबाउट ग्रेचुइटी फंड। तो जो ग्रेचुइटी फंड मिलता है आपको, जो फंड है उसके बारे में कौन से कथन आपको यहाँ पे सही दिए गए हैं वो पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, ग्रेचुइटी इज अ बेनिफिट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसी संगठन को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त लाभ है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्रेचुइटी अधिनियम के तहत इस लाभ का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक कोई कर्मचारी नियोक्ता के साथ 5 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी कर ले। देन थर्ड स्टेटमेंट है ग्रेचुइटी राशि सेवा के कार्यकाल और अंतिम आहरित वेतन पर निर्भर करती है। द ग्रेचुइटी अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर ऑफ सर्विस एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ 5 या 5 साल से ज़्यादा, देन फाइनली आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो, और आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब आपको ये ग्रेचुइटी मिलेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। देन फोर्थ वन इसमें कहा गया है इट इज स्टेटरी बेनिफिट पेड टू द एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो ये यहाँ पे गलत है, तो आपका स्टेटमेंट 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट है, एंड फोर्थ वन इज रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपको लेबर जो रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में पूछा गया है, और क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिफाइंस लेबर कोर्ट इन इंडिया। भारत के अंदर श्रम न्यायालय को परिभाषित करने वाला कौन सा एक एक्ट आया था? तो वो एक्ट था द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया था वो देखते हैं। तो ये एक्ट जो है ये बताता है कि जो नियोक्ता है वो औद्योगिक विवादों जैसे तालाबंदी, छटनी आदि को कैसे संबोधित कर सकते हैं। सो दिस एक्ट रेगुलेट हाउ एम्प्लॉयर्स में एड्रेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सच एज लॉकआउट्स, layoffs, retrenchment. It controls the lawful process for reconciliation
एडजक्शन ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स। तो ये यहाँ में हमने देखा कि ये जो लॉ था ये किस प्रकार काम करता है, और इसी के अंदर जो लेबर्स है उनको एक लेबर कोर्ट का अधिनियम जो है, या फिर आप कह सकते हैं लेबर कोर्ट का जो अधिकार है वो दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वो आएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के बारे में, कर्मचारी राज्य बीमा के बारे में। तो प्रश्न में बोला गया है कि ये भारतीय श्रमिकों के लिए एक स्व वित्त पोषण सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये बात जो है यहाँ पे सही है। इट इज अ सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियन वर्कर्स। देन इट मैनेज funds according to rules and regulations stipulated in the ESI Act 1948। ये बात भी यहाँ पे सही है। देन फाइनली ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, ये भी सही है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान के अंदर जो आप उल्लेख है वो नहीं, ये एक वैधानिक उपाय है, ये एक स्टेटूटरी बॉडी है। तो 1 2 3 यहाँ पे जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे है। अब इसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक जो मैंने कुछ टर्म्स हैं वो यहाँ पे निकाल के लेके आया हूँ। तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है पहले आप वो समझ लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी जो बॉडी है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ड्राइव देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जो संवैधानिक निकाय होते हैं वो उनको जो अधिकार मिलते हैं वो संविधान से मिलते हैं, वो संविधान में लिखे होते हैं। दूसरे शब्दों में संवैधानिक निकाय संविधान द्वारा गठित किए जाते हैं जो सरकार को ठीक से चलाने में मदद करते हैं। अब आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि हाल फिलहाल में कौन सा एक संवैधानिक निकाय जो था वो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था, और अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप कोई भी एक संवैधानिक निकाय जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो वैधानिक निकाय वे अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जो भारत की संसद में पारित अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। तो ये हमने समझा संवैधानिक निकायों के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइंस से, वहाँ पे आपको किसी एक विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताना है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, दैट इज बेरी। तो विटामिन B1 टू बेरी। उसके बाद विटामिन ए की कमी से जो होती है वो होती है रतौंधी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। देन विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी या फिर मसड़ों की सूजन, तो यहाँ पे आएगा C2D। देन फाइनली विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। तो इसका राइट आंसर है ए। यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा गलत हुआ है। देन फाइनली विटामिन ई जो है उसका जो है वो होगा कम उर्वरता, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये जो आप चारों ऑप्शन मिला के लिखेंगे तो वो होगा सी, देन ई, देन डी, देन ए, देन बी। तो यहाँ पे CEDAB, तो वो आपका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है बायोफ्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देखते हैं, इट इज अ फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कंटेम्प्रेरी प्रोसेस फ्रॉम बायोमास, ये एकदम सही है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बायोफ्यूल एनी फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास, ये एकदम सही बात है, फिर से ये आंसर नहीं हो सकता। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये तो यहाँ पे पूरा ही गलत, साफ साफ गलत है, क्योंकि बायोफ्यूल जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो ये यहाँ पे इसका गलत स्टेटमेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है कि बायोफ्यूल इज ए कार्बन न्यूट्रल, तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सी जो है वो इसका सही उत्तर हुआ। फिर उसके बाद इकोनॉमी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारत के अंदर लेस कैश इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से जो उपाय हैं उनको बढ़ावा दिया गया था, या कौन कौन से आप ये कह सकते हैं कदम उठाए गए थे। तो रतन वत्तल कमेटी जो है उसका गठन किया गया था। रतन वत्तल कमेटी किसके अंडर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, फॉर मीडियम टर्म रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। तो हमारा जो डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको अगर मजबूत करने के लिए हमने एक रतन वत्तल कमेटी का गठन जो है वो किया था। क्या ये बात सही है, ये सही है। देन चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर की एक कमेटी थी, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर्स कमेटी थी टू दी PM, किसके लिए,
डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, ये बात भी सही है। देन जो हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है, उसके अंडर वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया, जहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो लोगों को एक्सप्लेन करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है। देन फोर्थ स्टेटमेंट है कि नीति आयोग और एनपीसीआई ने साथ में मिलकर लॉन्च किया लॉटरी या कैशबैक स्कीम फॉर कस्टमर्स, जिनको आप कहेंगे लकी ग्राहक्स, और मर्चेंट्स के लिए डिजी धन व्यापार स्कीम्स। तो ये दोनों चीज़ें किसके लिए की गई? ताकि लोग डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा एक्सेप्ट करें, ज़्यादा प्रमोट करें। इसके अलावा गवर्नमेंट इटसेल्फ लॉन्च्ड फर्दर रेफरल बोनस कैशबैक स्कीम्स। तो ये स्टेटमेंट जो है फिर से यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन के बारे में, डिजिटल लेन देन की जो लोकपाल होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, डिजिटल लेन देन के लिए जो लोकपाल बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, वो किसको बनाया जाता है? आरबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं, जो करंट टाइम पे इंडिया के अंदर 21 जगहों पे, आप ये कह सकते हैं पेन इंडिया या फिर अक्रॉस द इंडिया 21 जगहों पर इनको नियुक्त किया गया है एज ए DTO, इट मीन्स डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ओम्बड्समैन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके अलावा ये जो है 20 लाख रुपए तक की कंप्लेंट को सुनते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी कंप्लेंट आ सकती है? आपने प्रीपेड किया है पेमेंट, उसके रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, मोबाइल वॉलेट से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, नेफ्ट या आरटीजीएस से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, या अदर कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है 20 लाख रुपए तक की, तो उसके समाधान के लिए वो आपकी बात सुनेंगे। ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर 20 लाख से ऊपर का आपको इशू है, तो आपको इनसे आगे हटकर आपको आपकी किस प्रकार की न्यायालय के अंडर आपकी समस्या आती है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसका राइट आंसर हुआ बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो पूछा गया है कुछ आर्टिकल्स के बारे में। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 124C, 143, 137 एंड 124। तो सबसे इजी यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो आर्टिकल 124 जो है वो है कि किस प्रकार इस्टेब्लिशमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो फोर्थ होगा उसका होगा ए। तो फोर्थ तो ए से कनेक्ट होगा, तो इसके आंसर बचे सिर्फ ओनली पॉसिबल आंसर्स होंगे यहाँ पे ए और डी। उसके बाद 124C फिर से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये है, और इसके अंदर बताया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। तो यहाँ पे 124C कनेक्ट होगा सी से, और हमने फोर्थ की बात करी ए से। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं ए बी सी ये सभी कैंसिल हो जाते हैं, ओनली आंसर आपके सामने बचेगा डी। उसके बाद जो आर्टिकल 143 है वो आपको क्या बताता है? तो आर्टिकल 143 में बताया गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, ये पावर उनकी है। तो ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। देन आर्टिकल 137 के अंदर बताया गया है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ डी। और इन्हीं आर्टिकल्स का हिंदी में मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसे आप समझ सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल, इन दोनों के बारे में कुछ कथन आपको दिए गए हैं, उनमें से सही कथन कौन सा है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स कम्स अंडर मनी बिल। किसी भी एक प्रकार के टैक्स के लिए उसको इम्पोज करना, उसको अबोलिश करना, उसको रिमिश करना, अल्ट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं मनी बिल के अंडर। तो ये बात एकदम सही है। देन एक जो फाइनेंस बिल होता है वो भी एक काइंड ऑफ मनी बिल ही होता है, और ये डिफाइन किया गया है अंडर द आर्टिकल 110A।
तो ये क्या बात सही है? ये बात सही है। और ये फाइनली रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही है। देन थर्ड वन इज द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम। अर्थात आपको कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आपको अगर पैसा डालना है या वहां से लेना है, तो उस प्रकार के जो आपको काम करने हैं वो किस बिल के अंडर आते हैं? वो फिर से मनी बिल के अंडर आते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। तो 1 2 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, उसके बारे में आपको सही बताना है। तो असेट हेल्ड ऑन रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। तो हम फॉरेक्स रिजर्व उनको कहते हैं जो किसी एक सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉरेन करेंसीज को रिजर्व करके रखा जाता है। ये बात सही है। देन थ्रू विच वन करेंसी इज चेंज इनटू अनदर करेंसी, इट मीन्स ये जो करेंसी एक्सचेंज हो गया, हम फॉरेक्स रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर हेल्ड इन यूएस डॉलर्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में यूएस डॉलर की जो स्थिति है, वो जितनी भी आपकी जो आपको मुद्राएं मिलती हैं, जो करेंसीज मिलती है, उनमें मजबूत स्थिति में आपको यूएस डॉलर मिलेगा। इसीलिए अधिकांश देश जो हैं वो एक सेफ साइड के लिए उसको सबसे ज़्यादा रिजर्व करके रखते हैं। तो वर्तमान स्थिति में ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व्स आर यूज्ड टू बैक लायबिलिटीज एंड इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, तो उस वक्त हमें काम में आता है जब हमें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करने में, अगर आपको पैसा चाहिए होता है या फिर वहाँ से कम करना होता है, तो ये दोनों ही चीज़ों में हम काम ले सकते हैं। तो ये बात स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड फोर्थ जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना, उसके अंदर हम वन करेंसी को चेंज करते हैं अनदर करेंसी के अंदर। इट मींस एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलना कहलाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, नॉट फॉरेक्स रिजर्व। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। उसके बाद क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और प्रश्न बोला गया है अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फलेसली फॉर अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए सोचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो इसका राइट आंसर होगा ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ। So thank you for watching this video. Please do like this video, share this video and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.